हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड हंगर। ये मेजर टॉपिक रहते हैं और आपने जब देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें इससे इन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबली भारत का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो कितना है, या इनइक्वालिटीज़ क्या है भारत की, ठीक है। और हंगर में कहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलग से आता है, GHI, तो ये अलग अलग आते हैं। या पॉवर्टी इंडेक्स आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे तौर से आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको क्या है कि ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट देखना है और अच्छे से इसको समझना है, और मेंस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को विद द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी है वो क्या है। अगर हम गरीबी की बात करते हैं या पॉवर्टी की बात करते हैं तो सीधे सीधे तौर से हम कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट द इनएडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपके पास गरीबी होना संभव हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपनी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते कि आप अपने लिए सफिशेंट फूड, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सके, तो उस समय आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो सीधे सीधे तौर से ये आपकी पॉवर्टी को मेजर करती है, यानी कि यह आपके पॉवर्टी के इंडेक्सेस को इंक्रीज करती है। सो पॉवर्टी रेफर्स टू द स्टेट्स वेयर individual lacks sufficient financial resources to meet basic living needs such as food, shelter, clothing, healthcare, education, and it is the condition marked by the severe deprivations of the human needs often measured by income level। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी असमर्थ हो जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति के जो साथ स्थिति होगी वो स्थिति होगी गरीबी की। क्योंकि गरीबी में आदमी बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है। आपको पता है कि जब आदमी के पास गरीबी होती है तो उस समय उसकी सहायता करने के लिए भी कोई आगे नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास एक ही चारा बचता है, तो वो क्या बचता है कि वो किसी तरह से 2 वक्त का खाना खा सके, 2 वक्त का खाना जुटा सके, तो ताकि वो अपनी फैमिली का और ख़ुद का सर्वाइवल कर सके। तो इसलिए गरीबी के लिए हमारे देश में अलग अलग समय में अलग तरह के प्लान चलाए गए। अलग अलग तरह के उस समय से जब से हम आज़ाद हुए हैं उस समय हमारे पास देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। यानी कि जब आज़ादी हमें मिली तो आज़ादी में विरासत में हमें माल न्यूट्रिशन, भूखमरी, ठीक है, आप बोल सकते हैं इलिटरेसी, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या है एक विरासत के तौर पे मिली। और उस समय की जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल में इनिशिएट लिए कि हम किस तरह से ये पॉवर्टी है, अंडर न्यूट्रिशंस पीपल्स, मास पॉपुलेशन है, उसको कैसे हम कॉम्बैट करें। तो ये सब पैरामीटर्स हमारे सामने एक चैलेंज की तरह थे। तो इसके लिए सरकार ने वेरियस मेजर्स अडॉप्ट किए, जिसमें कि जैसे हमने 1965-66 में हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, फिर रेड रेवोल्यूशन लाया, फिर वाइट रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस की हमने बात की। साथ ही साथ हमने गरीबी हटाओ जैसे स्कीम्स को लॉन्च किया, 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, PDS सिस्टम को लॉन्च किया, ठीक है। तो ये जवाहर रोजगार योजना जैसी स्कीम को लागू किया। तो ये बहुत सारे मेजर्स सरकार के द्वारा अपनाए गए थे गरीबी को मिटाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे देश में जो टॉप हाईएस्ट पुअर स्टेट है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर पे आती है दैट इज़ बिहार, जहाँ पे पॉवर्टी रेट इज़ 51.9%, यानी कि 50%, 51.9%, यानी कि लगभग 52% के आसपास यहाँ जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा पे आती है। और इसके पीछे जो मेजर कारण है या फैक्टर है वो क्या क्या है, क्यों हम यहाँ पे ये इतना ज़्यादा हाई जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेशो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, दैट इज़ ड्यू टू द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ की जो पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द
increase in the population and inadequate infrastructures contributions to the Bihar's high poverty rate, and agriculture remains the primary source of livelihood, and but frequent floods and lack of modern farming techniques hinders the productivity. This is the basic causes because जैसे आपने देखा ही होगा कि जो बिहार है, बिहार में लगातार फ्लड वगैरह आते रहते हैं, तो उस फ्लड की वजह से लोगों की या किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। समय पे मानसून नहीं आएगा तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन है। तो जो भी प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर से वो खुद की रिक्वायरमेंट के लिए ही सफिशेंट होता है, उसको मार्केट में सेल करने के लिए सफिशेंट सरप्लस नहीं बच पाता। तो इसलिए जो पॉवर्टी का जो एक दुष्चक्र है वो लगातार बिहार को अपने आप में घेरे हुए है। क्लियर। तो दूसरा जो हमारे पास रीज़न आता है, दैट स्टेट आता है, दैट इज़ झारखंड। और झारखंड की जो पॉवर्टी रेट है दैट इज़ 42.2%। कितना है? 42। आफ्टर बिहार द सेकंड वन इज़ झारखंड, जो कि पहले बिहार का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन हम इससे जुदा हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिहार अलग है, झारखंड अलग है। तो इस तरह से अगर इसके फैक्टर्स की भी बात करें तो फैक्टर्स में इसमें जो सबसे चैलेंजिंग फैक्टर है दैट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और यहाँ पर ये इसके ऊपर ज़्यादा कोई खास एफर्ट्स नहीं किए गए हैं। एंड सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, विद द लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, जिनके लिए जो नेचुरल सोर्सेज ही ज़्यादा प्रायोरिटी में रहे एंड अदर सोर्सेज या अदर अपॉर्चुनिटी जो वो ले सकते थे, ठीक है, उससे वो लैक कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो मेजर कॉज आ जाता है वो ये आता है कि हाउ टू मेक द पॉपुलेशन skilled and how to train them to work in the industry, how to transfer the overburdened population on the agriculture to the industry and other sector। ठीक है, यानी कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर पॉपुलेशन भार के तौर पे, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, और ओवर पॉपुलेशन जो स्टे कर रही है वो डिपेंड कर रही है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इस जो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर जो पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उसको हमने मूव ऑन करना है। कहाँ के लिए? आप उसको इंडस्ट्री सेक्टर में ले जाइए, आप उसको सर्विस सेक्टर में ले जाइए, आप उसको सेमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाइए, या किसी भी तरह से कहीं पर भी उसको मूव करिए। उनको अदर सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दीजिए। ठीक है, या जॉब्स उनके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हुई है, एग्रीकल्चर का जो बर्डन है वो रिड्यूस हुआ है। अदरवाइज एग्रीकल्चर के ऊपर इसी तरह से बर्डन पड़ा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेंगे, और जो गरीबी का ये दुष्चक्र है ये इसी तरह से घूमता रहेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश, दैट इज़ द थर्ड बिगेस्ट स्टेट्स इन द पॉवर्टी रेशो, दैट इज़ इन अप्रॉक्सीमेटली 37.7% पॉपुलेशन यहाँ भी गरीबी रेखा में है। ठीक है, तो कितनी है? लगभग 37.7% पॉपुलेशन एज रिजाइडिंग अंडर द पॉवर्टी। तो इसमें भी जो मेजर कॉजेज है वो सिमिलर ही रहते हैं, जैसे कि यहाँ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। दीज आर द मेजर कॉजेज। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी, जहाँ भी गरीबी होगी तो गरीबी होने के पीछे सबसे जो बड़ा कॉज है वो आपका क्या रहेगा? वो आपका लगातार एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी, और जो एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर है, वेदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर अच्छा वेदर कंडीशन रही या मानसून अच्छा रहा, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रही, तो आपकी फसल अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी, तो आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू अच्छे बन पाएंगे। लेकिन अगर इसी के विपरीत क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं रहती तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या है? एडवर्सिटी देखने को मिलेगी। आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, आपका जो सरप्लस है वो आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना ही खुद का ही जो गुजारा है वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो ऐसी कंडीशन में आप जो गरीबी है या भुखमरी है उसके दुष्चक्र में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टेट्स थी। अब इसके बाद हमारे पास टॉप बॉटम स्टेट्स, मतलब जो गरीबी रेखा में से बाहर निकल चुकी है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो
कह सकते हैं कि भाई इसमें रैंक में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर में आती है, ठीक है। बट जैसे कि आप देखेंगे इसमें जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको इन स्टेट्स में। सबसे पहली जो स्टेट आती है दैट इज़ केरला। केरला में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका ओनली 0.71% पॉपुलेशन है, वो कहाँ है, अंडर पॉवर्टी है, यानी कि 0% से भी कम की पॉपुलेशन, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर पॉपुलेशन गरीब है, ठीक है। तो इसके जो पीछे फैक्टर्स है पॉपुलेशन, या आप इसको आप देखें यहाँ पे कि इसके बेसिक फैक्टर्स क्या है। केरला इज़ लो पॉवर्टी रेट कैन बी एट्रीब्यूट टू द हाई लिटरेसी रेट। सबसे ज़रूरी जो सबसे मेजर फैक्टर है केरला का कि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट, और ये लिटरेसी रेट में भी देश की नंबर 1 स्टेट में आती है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी कि यहाँ का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि सभी लोगों को ईजिली जो हेल्थ सर्विसेज है वो आसानी से मिल जाती है। एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए स्टेट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ, एंड द स्टेट हैज़ फोकस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हम ह्यूमन कैपिटल्स के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हुई है और लोगों ने अपने आप को एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया है दूसरे वर्क में, और जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आया है। तो सो दे हैव द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टेट आती है दैट इज़ गोवा। गोवा का जो पॉवर्टी रेट है वो कितना है, 3.76%, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल मात्र 3.5% से थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा में रहती है, यानी कि गरीबी रेखा यहाँ की जो है वो लगभग इतने % के आसपास है। तो इसके जो पीछे फैक्टर में इसमें भी अगेन है कि यहाँ पे एक तो टूरिज़्म का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और टूरिज़्म की वजह से यहाँ पे जो स्टेट के लिए रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ बनाया गया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, हायर पर कैपिटा इनकम, जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल स्टेट्स की इनकम, जितनी भी यहाँ की स्टेट की इनकम है, डिवाइड बाय दैट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ की जो स्टेट की पॉपुलेशन है। तो इस वजह से यहाँ की जो इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पर कैपिटा इनकम के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ द स्टेट आल्सो हैज़ रिलेटिवली बेटर एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज। तो मेजरली आप क्या देख पा रहे हैं, जब हमने पॉवर्टी को देखा था, मतलब कि हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी देखा था, तो हमने वहाँ देखा था कि जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। दूसरा हमने इसमें पॉइंट देखा था कि वहाँ पे हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो उतनी ज़्यादा एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। तीसरा हमने यहाँ देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बट अगर जब हमने यहाँ लीस्ट पॉवर्टी रेट देख रहे हैं जिन स्टेट में, जैसे केरला, गोवा एंड सिक्किम में, तो इसमें हम क्या मेजर चीज़ें देख रहे हैं, क्या चेंजेस देख रहे हैं कि एक तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है वो भी सभी के पास अवेलेबल है, मैक्सिमम हेल्थ केयर एक्सेस है। तीसरा गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सोशल प्रोग्राम चलाए गए। चौथा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल्स, या आप बोल सकते हैं कि जो स्किल्स के ऊपर काम किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहा है। तो ये इसके मेजर फैक्टर्स में आते हैं। सिक्किम में जो आपका पॉवर्टी रेट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 3.82% के आसपास ही है, ठीक है। सिमिलर एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर भी देख पाएंगे फैक्टर्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, की जो गरीबी है उसके क्या क्या प्रकार है। तो सबसे पहली जो टाइप्स है दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि ऐसी गरीबी जहाँ पर व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी कमाने में भी अक्षम हो जाता है, यानी कि इसके पास किसी भी तरह के कोई साधन जुट नहीं पाते और काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति से गुजरता है व्यक्ति एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, ठीक है। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड टिपिकली बेस्ड ऑन द इनकम बिलो विच इंडिविजुअल्स आर कंसिडर पुअर, एंड द वर्ल्ड बैंक डिफाइंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एज लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे। यानी कि कितना, जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था $1.90 पर डे के हिसाब से, कि अगर इतना भी कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीवर पॉवर्टी कहेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे उसको। उसके बाद रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि आप इन रिलेशन टू द अदर्स कंपेयर करते हैं कि आपका जो स्टेट है, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कंपैरेटिव स्टडी, एक नेशन का दूसरे नेशन से कंपैरेटिव स्टडी
के बेसिस पे कि आप क्या उतना सफिशेंटली जनरेट कर पा रहे हैं जितना आपका पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश जनरेट कर पा रहा है। तो आपके जो सोर्सेज है फॉर जनरेटिंग इनकम वो कितने हैं, कितने एडिक्वेटली आप उसको जनरेट कर पा रहे हैं, ये मेजर पोर्शन आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि इन रिलेशन टू द अदर्स। ठीक है, सो डिफाइंड in relation to the economic status of the other peoples in the society. Also, individuals are considered poor if they are significantly worse off than that of the average persons in the society. यानी कि यहाँ पे 10 लोग किसी सोसाइटी में रह रहे, 10 लोग में से 3 लोगों के पास बढ़िया अपना मकान है, गाड़ी है, ठीक है, और अच्छे अपने जो बच्चों की एजुकेशन है वो अच्छे स्कूल से ले रहे हैं। बट जो यहाँ पे 7 लोग हैं वो कंपैरेटिवली उनके पास ना अच्छा मकान है, कच्चा मकान है, गाड़ी के नाम पे कुछ नहीं है, जो बच्चों की एजुकेशन हो रही है वो भी ऐसी ही टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है। ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें अच्छे इनपुट्स नहीं दे पा रहे वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये लोग अपने कंपेयर इन 3 लोगों के साथ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास रिलेटिवली पुअर है वो 10 में से 7 यहाँ पे कैसे कंसिडर किए जाएंगे? रिलेटिवली पुअर पीपल कंसिडर किए जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आता है सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल का मतलब कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से या इंसिडेंट की वजह से जो आपके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है तो उसको हम सिचुएशनल पॉवर्टी कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जो सिचुएशन हो सकती है वो या आपका जॉब का लॉस हो सकता है या किसी तरह का हेल्थ इश्यूज आ जाए, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो रुक जाए। तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी का एग्जांपल था। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ आवर जनरेशनल पॉवर्टी, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, एक जनरेशन में अच्छी एजुकेशन नहीं हुई तो सामने जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनमें भी एजुकेशन का एडवांसमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि उतने लेवल तक हो पाए जितना संभव चाहिए। ठीक है, सो अ कंडीशन वेयर द फैमिली हैव बीन इन poverty for at least 2 generations. So these types of poverty often involves in the lack of education and resources that perpetuated with the cyclical phases. तो ये जनरेशन है, मतलब कि एक जनरेशन से आगे दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, तो ये पॉवर्टी ऐसे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे सपोज करिए कि एक जनरेशन के पिता ने अच्छी एजुकेशन नहीं ली तो अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं रहा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहा तो वो अच्छे जॉब नहीं कर पाए, जॉब नहीं कर पाए तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो इनके बच्चे हैं वो आगे फर्दर फिर अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, सोर्स ऑफ इनकम इनके पास भी लेस रहा, फिर आगे इनके बच्चे भी आगे तो ये भी सिमिलरली काइंड ऑफ सिचुएशन से जूझते रहेंगे। तो ये इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। अर्बन पॉवर्टी का मतलब है कि जहाँ पे आप मेट्रोपॉलिटन्स में देखते हैं कि जो स्लम्स वगैरह डेवलप होते हैं या जो पॉवर्टी है वहाँ पर, तो वो कुछ वाइड स्प्रेड लेवल में अब बढ़ रही है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है दैट इज़ ओवर क्राउडिंग हाउसिंग। जैसे कि ये मान लो कि ये हाउस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 लोग स्टे कर रहे हैं, तो ये ओवर क्राउड कैपेसिटी। ठीक है, और दूसरा इसमें आपको जो यहाँ पे हाउसिंग है वो लिमिटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी बनी रहेगी। फिर आता है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी में क्या है? फाउंडेड इन दी नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ऑफन इन्वॉल्व्स लैक ऑफ द एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारे पास मीनिंग्स ऑफ पॉवर्टीज़। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग यहाँ पे डिफाइन किए गए। जैसे यहाँ पे पहला है द पॉवर्टी मेजर यूजिंग वेरियस इंडेसेस एंड इंक्लूड। सबसे पहले अगर हम पॉवर्टी को मेजरमेंट करने की बात करें तो इसमें पहला जो मेजर है दैट इज़ इनकम थ्रेशोल्ड, द मोस्ट कॉमन मेजर वेयर द इंडिविजुअल अर्निंग बिलो। यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल की जो अर्निंग है दैट इज़ बिलो द सर्टेन इनकम लेवल एट द क्लासिफाइड एज द पुअर। यानी कि अगर हमने मान लो कि गरीबी रेखा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रखा है कि भाई जिनकी 100 रुपया प्रतिदिन की इनकम है, ठीक है, वो गरीब नहीं है। तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति 100 रुपया 80 रुपया ही कमा पा रहा है या 90 रुपया ही कमा पा रहा है, तो इस सर्टेन लेवल को अगर जब तक वो अचीव नहीं कर पाता तब तक हम उसको क्या कहेंगे? ही विल बी कंसिडर एज द पुअर। फिर आती है दूसरी पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की गई है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने आपको बताया था, मैंने अभी कितना डिफाइन किया है, $1.90 डिफाइन किया है। सो अ स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक टू डिफाइन द इनकम इनक्वालिटी। जैसे कि भारत में भी श्री रंगराजन कमेटी के द्वारा जो रूरल और अर्बन पॉवर्टी है उसके जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है कि जो अर्बन में पॉवर्टी का रेट है पर डे
पर कैपिटा दैट इज़ 32 रुपीज़, और अर्बन के लिए इसके लिए रूरल के लिए 47 रखा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह 47 अर्बन के लिए रखा गया और 32 रूरल के लिए रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये कितना, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं 32 ये रूरल के लिए है, ठीक है, और 47 रुपीज़ इन द अर्बन एरिया। अगर कोई व्यक्ति इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर, अगर इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो इट मीन्स कि ही इज़ कंसिडर एज द पुअर, मतलब ये गरीबी रेखा की लाइन है कि अगर 32 और 47 रुपये आपका खर्चा है ग्रामीण और शहर में, तो आप गरीबी रेखा में है। उसके बाद आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये वेरियस मेजर्स देता है जिस बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, जिसमें कि 3 मेजर इंसिडेंसेस बताए गए हैं, जिसमें कि आपका हेल्थ है, एजुकेशन है और तीसरा आपका इनकम है। तो इन 3 मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए गरीबी मापी जाती है कि आप स्वास्थ्य को कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, शिक्षा कितनी ले पा रहे हैं और आय आपके स्रोत कितने हैं, कहाँ से आप इनकम लेते हैं। फिर आती है MPI दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी इसी तरह के कॉम्पोजिशंस को क्रिएट करके बनाया जाता है, जैसे कि इसमें भी एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर किया जाता है कि एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसका जो एजुकेशन है, एजुकेशन कितना लिया उसने, प्राइमरी, सेकेंडरी या ग्रेजुएट है या हायर एजुकेशन में पहुंच चुका है, ठीक है। तो या इसके साथ साथ ही हेल्थ वाला जो मेजर पॉइंट रहता है दैट इज़ आल्सो द इन द पार्ट ऑफ आवर मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज़ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पहला है इसमें इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि एक तो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लो वेज रेट हो सकता है, अगर आपका वेज रेट लो है या आपको रेम्यूनरेशन सही से नहीं मिल पा रहा, कम रेम्यूनरेशन मिल पा रहा है, तो आप ज़्यादा सोर्सेज को एक्वायर नहीं कर पाएंगे एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आता है सोशल फैक्टर में, जिसमें कि इनइक्वालिटीज़ इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, यानी कि आपके पास सामाजिक तौर पे असमानता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी भी स्प्रेड होती जाएगी। फिर आता है लैक ऑफ एजुकेशन और सोशल एक्सक्लूजन्स, ठीक है। जैसे हमारे देश में आपको सीधे सीधे तौर से मालूम है कि जो हमारी सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस बर्थ के बेसिस पे हमने एक सर्टन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमने क्या है कि सोसाइटी में एक्सक्लूड कर रखा है, जिनको एक स्पेसिफिक सर्टन वर्क तक ही हमने लिमिटेड रखा है, तो जिस वजह से उनकी आउटपुट है, उनका पोटेंशियल है, वो ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता। और पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं पुअर गवर्नेंस या करप्शन है, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स एट्सेट्रा देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर आता है दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस, ये हमें बहुत मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट कि भाई इसके क्या हो सकते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, यानी कि इससे जब व्यक्ति पुअर है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ करेगा एंड लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो लोअर एनरोलमेंट रेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पुअर व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति है, स्कूल में जाने से बेहतर वो क्या सोचते हैं कि हम कहीं से पैसा कमाएं, पैसा अगर उनको मिल रहा है तो वो शिक्षा को उसके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हाई ड्रॉप आउट रेट एंड लिमिटेड एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास आता है यहाँ की रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और इंक्रीज्ड बर्डन ऑन द सोशल वेलफेयर सिस्टम, जैसे कि सरकार के द्वारा वेरियस स्कीम्स लॉन्च की जाती है गरीबी को मिटाने के लिए, पर जब तक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता तो सरकार के ऊपर ये क्या है एक एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पर काम करता है। कैसे काम करता है? एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पे काम करता है। और सोशल स्टेबिलिटी एंड दैट इज़ कि इंक्रीज्ड क्राइम रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, सोशल अनरेस्ट देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी टू एलिविएट द पॉवर्टी, तो ये मेजर पोर्शन में आता है। इसमें पहले जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है उसमें सबसे जो मेजर पार्ट है दैट इज़ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग मोर जॉब्स, ठीक है, एंड फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है, ग्रांटेड रेट ऑफ जो वेजेस है, ठीक है, उसको हमें प्रोवाइड करना है, एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लाना ज़रूरी है।
उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसकी एक्सेसिबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो एजुकेशन है उसका क्वालिटी एनहेंसमेंट करना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, जैसे आपने देखा होगा बी वॉक एटसेट्रा, ये जो अब प्रोग्राम चलाया जा रहा है कॉलेज एंड स्कूल कॉलेज लेवल में, तो ये क्या है, ये भी एक बी वॉक है, ये बी कॉम नहीं है, बी वॉक, ठीक है। तो ये बी वॉक या वो बैचलर इन वोकेशनल ट्रेनिंग्स, तो ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए ही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें स्पेशल ट्रेड्स में आपको स्किल किया जाएगा और उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं या कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अपना जॉब भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर की बात की जाए तो इसमें एफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस या पब्लिक हेल्थ कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं, जैसे कि भारत में आयुष्मान भारत स्कीम है, ठीक है। और दूसरी जैसे हिम केयर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हिम केयर स्कीम यहाँ पे चलाई गई है, जहाँ पे लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान भारत में 5 लाख तक की फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, तो सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करके उनके बेटरमेंट का काम किया जा सकता है। फिर आती है सोशल प्रोटेक्शन एंड दैट इज सोशल सेफ्टी नेट्स, सब्सिडीज एंड मटेरियल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम एट्सेट्रा चलाए जा सकते हैं, जहाँ पे लोगों को जैसे प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी देते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और उसके साथ साथ दूसरे जैसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है, जैसे कि कर्जा माफ़ी करना, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या असिस्टेंट हो सकता है पुअर के लिए, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इस रिपीटेबल सोल्यूशन नहीं है। ये क्या है, एक टेम्परेरी बेसिस पे अगर किया तो बेटर है, बट इसको रिपीटेड नहीं किया जाना चाहिए कर्जा माफ़ी वगैरह की, फिर उससे क्या है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता ही जाएगा, राइट। उसके बाद आता है गुड गवर्नेंस की। अगर हम बात करें तो जब तक गवर्नेंस में करप्शन नहीं हटेगा तब तक या जो ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ है वो प्रो पब्लिक नहीं होती, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एट्सेट्रा को प्रॉपरली एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक ये पॉवर्टी हमने पढ़ा। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज़ क्या है, पॉवर्टी के सिमिलर इनइक्वालिटी चलती है, क्योंकि जब गरीबी है तो गरीबी की वजह से इनइक्वालिटीज़ भी जनरेट होगी। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हो पाएगा, रिच इसको ज़्यादा एक्वायर कर लेंगे, पुअर कम एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ की, तो इट मीन्स दैट इनइक्वालिटीज़ रेफर टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस विद इन द सोसाइटी, यानी कि एक व्यक्ति अपने समाज में कितना प्रिविलेजेस ले पा रहा है, यानी कि जो अवेलेबल ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उनको एक्सेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इनइक्वालिटीज़। सो इट मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन लीडिंग टू डिस्पैरिटीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को हमें मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ की इसके क्या प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जिसमें आपको इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, वेल्थ इनइक्वालिटी मिलेगी, वेज इनइक्वालिटीज़ मिलेगी। अब इनको मैं नहीं डिस्कस करा क्योंकि ये बहुत कॉमन सी टर्म है जो अभी तक मैंने डिस्कस कर ली है कि इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है या वेल्थ इनइक्वालिटीज़ क्या होती है और वेज इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ में भी हमारे पास क्या आता है, जेंडर इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। सामाजिक तौर से जब पिछड़ा बना था तो लिंगानुपात में भी इसमें हमें अब जो ऑप्शन है अवेलेबल, ठीक है, तो वो भी वैरी करते हैं मेल टू फीमेल, ठीक है। या उसके बाद रेशियल्स एंड एथनिक इनइक्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़, सभी को समान अवसर शिक्षा के नहीं मिल पाते। फिर आता है पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होना, एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, ठीक है, पावर ऑफ इनइक्वालिटीज़ एट्सेट्रा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरिंग इनइक्वालिटी की, यानी कि जो इनइक्वालिटी है हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं मेजरमेंट करने के। तो इसका जो पहला पैरामीटर है दैट इज़ गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट समवट्स जो हमें पैरामीटर्स देता है दैट इज़ लाइक कि ये 0 से लेकर 1 तक डाटा देता है कि भाई जो भी आपका जो डाटा होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच होगा, ठीक है। तो जो 0 रेंजिंग 0 है, 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि जो 0 के नज़दीक होगा वो परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ होगा, और जो 1 की तरफ होगा जिसका रैंक 1 के आसपास
वेरी कर रहा होगा तो दैट इज़ लाइक दैट परफेक्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करने की, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और ये वेल्थ है, ठीक है, टोटल वेल्थ, और यहाँ से ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। जितना जितना ये इसका डिस्टेंस इस वेल्थ बजट लाइन से दूर होता जाएगा, ठीक है, तो उतना समझिए कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम इनइक्वालिटीज़ है, ये मिनिमम इनइक्वालिटीज़ का रैंक बताता है। तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है। सो यहाँ पे लॉरेंस कर्व में ये बताया जा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन, शोइंग द पॉपुलेशंस ऑफ ट्राइबल्स इनकम टोटल इनकम अर्नड बाय डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो उसके बाद आता है ये जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो HDI है, HDI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं HDI की, तो इट इज़ अ composite index measuring, it is a composite index measuring average achievement in key dimensions of human development, health and education and standard of living। यानी कि ये किसके तीन चीज़ों के ऊपर बात करता है। एक तो ये आपका किसके बात करेगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात करेगा, दूसरा ये एजुकेशन के ऊपर बात करेगा, तीसरा ये लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेगा। कौन, HDI। तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे ये ग्लोबली रैंक भी किया जाता है HDI, ठीक है। फिर आता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्सेस एट्सेट्रा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी, कि भाई जो गरीबी है उसके या असमानता है, सामाजिक जो आर्थिक असमानता है या सामाजिक असमानता है, किसी भी तरह की असमानता है, वो किस कारण से होती है। इसके जो पहला फैक्टर है वो सिमिलर वही इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या लेबर मार्केट डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर चेंजेस नहीं ला पाए तो हम आर्थिक तौर से पिछड़े हुए माने जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम क्या है, इसमें जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली अवेलेबल नहीं है सभी के लिए, ठीक है। और सोशल फैक्टर में लाइक दैट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, एथनिसिटी एंड अदर सोशल करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड फैमिली बैकग्राउंड्स एंड सोशल नेटवर्क्स एट्सेट्रा, ये सब देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दैट फेवर सर्टेन ग्रुप्स ओवर अदर्स। तो अगर मान लो कि ये सर्टेन एक पॉपुलेशन को ही बेनिफिट मिल रहा है, रेस्ट पॉपुलेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से भी जो इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती जाएगी। देन हमारे पास आता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एट्सेट्रा, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इज आल्सो कॉजिंग। फिर आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसके इम्पैक्ट अगेन वही, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जिसमें कि हमारे पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि जो मानव पूंजी का वो सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उपयोग नहीं हो पाएगा। तो उससे उनकी वजह से जब एक व्यक्ति का फुल पोटेंशियल पर काम नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर मान लो कि मेरा पोटेंशियल 8 घंटे काम करने का, लेकिन मुझे 2 ही घंटे का काम मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये असमानता का कारण बनेगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं 8 घंटे अगर मुझे काम मिलता तो मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाती, बट मुझे कितना 2 ही घंटे काम मिल रहा है, तो मेरी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो भी 2 घंटे के बराबर ही होगी। तो ये कॉजेज फॉर द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़। फिर सोशल इम्पैक्ट्स देखने को मिलता है, हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिलता है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर सोशल की बात करें तो सोशल में क्या है कि विद इन कम्युनिटीज़ में जो कोहेजन और ट्रस्ट आता है, तो दैट इज़ आल्सो बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट मस्ट बी इरोडेड फ्रॉम द सोसाइटी, एंड हायर क्राइम रेट एंड सोशल इंस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो डिस्पैरिटीज़ और मतलब कि अगर आपके पास हेल्थ का एक्सेस प्रॉपरली नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में या प्रोडक्टिविटी में वो सही से नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में भी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है। फिर आता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में डिक्रीज्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड पोलराइजेशन एंड इरोजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस एट्सेट्रा। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है हमारे पास एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़।
इनक्वालिटीज़ को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो इसमें पहला तो वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकते हैं आप, और दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, मिनिमम वेज फिक्स कर सकते हैं, सोशल सेफ्टी नेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसको आप लॉन्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके जो रेट है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको आप लेवल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट मेजर्स या एड्रेस टू द इनक्वालिटीज़। फिर दूसरा जो कॉजेज़ है दैट इज़ सोशल पॉलिसीज़। सोशल जो चीज़ क्राइसिस है वो क्या कॉज करता है, दैट इज़ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज पास किए जा सकते हैं, यानी कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए अवेलेबल हो, एंड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ पॉलिसीज़ प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज़ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में हम क्या देखते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आता है इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्प्रूव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट कि भाई हम कैसे सभी लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, और अगर हम पॉसिबल कर सके तो जो हमारी सोशल मोबिलिटीज़ है थ्रू आउट टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स उसको बढ़ाया जाए, यानी कि लोगों को घर घर जाके अवेयर किया जाए ताकि वो अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार या अन्य आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी को बढ़ाए। दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक है दैट इज़ हंगर, ठीक है। तो हमने दो पढ़ दिए, पॉवर्टी पढ़ दिया, इनइक्वालिटी पढ़ दिया, अब हंगर है। तो हंगर को पढ़ेंगे। हंगर का जो डेफिनेशन है वो समवट सिमिलर टू द कि वेराई करता है विद दैट ऑफ द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। जब आपके पास गरीबी है तो हंगर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। सो हंगर इज़ अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ द कंडीशन वेयर द इंडिविजुअल लैक एनफ फूड, मतलब जितना ज़रूरी उसको खाना चाहिए था उसको वो डेली अपने न्यूट्रिशन में शामिल नहीं कर पाता, न्यूट्रिशनल नीड्स में उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड द हंगर। सो हंगर कैन लीड टू द सीवियर माल न्यूट्रिशन, हेल्थ इश्यूज एंड एक्सट्रीम केसेस ऑफ डेथ, ठीक है। मतलब कि अगर उसके पास प्रॉपर खाना उपलब्ध नहीं है तो वो उस भूखमरी की वजह से अंडर न्यूट्रिशन आ सकता है, हेल्थ इश्यूज उसके साथ हो सकते हैं, इवन दो की डेथ भी किसी केसेस में हो सकती है। देन हमारे पास आता है कि अगर हम भारत के रैंक की बात करें तो इंडिया रैंक 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2023, यानी कि 2023 का जो इंडेक्स निकाला गया है तो उस इंडेक्स में ये कहा गया कि जो भारत है वो 111 नंबर पे आता है और ये 4 रैंक पीछे खिसका है, मार्किंग अ डेक्लाइन फ्रॉम इट्स 2022 रैंक दैट इज़ 107। तो इसके पीछे कंट्रोवर्सी भी चली थी तो कि भाई ये जो डाटा है वो सही से नहीं आया और सही पिक्चर इंडिया के हंगर की नहीं बताता ये। सो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थोंगन्स फिले, तो इनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा, एक तो इसमें आता है हमारे पास दैट इज़ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एक तो पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा आता है वेल्थोंगर्स हिल्फ, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम है, तो ये आप याद रखिएगा, वैसे ये PDF में आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो assesses hunger based on 4 indicators that is undernourishment, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, और जो नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोबिलिटी। ये 4 पैरामीटर्स है, ठीक है, किसको मापने के लिए, हंगर को मापने के लिए। हंगर इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। India's GHI score is 28.7% and indicating a serious levels of hunger despite the government's criticism of the GHI methodology. The index highlighted the significant challenges to addressing the hunger and malnutrition in India. तो this is the thing. Causes क्या है, ठीक है,
गरीबी के या सॉरी भुखमरी के। तो इसमें सबसे पहला था गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ द प्राइमरी कॉज, बिकॉज कि अगर आपका जो पॉवर्टी रेशो इंक्रीज़ नहीं किया, मतलब डिक्रीज़ नहीं किया, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी रेशो से आप बाहर नहीं निकल पाए, तो इसकी वजह से आपके क्या है जो रिसोर्सेज है वो आप अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, और जिसकी वजह से आप फूड को ख़रीदने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप गरीबी के दुष्चक्र में चले जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि अगर कोई देश में कभी वॉर और सिविल अनरेस्ट आदि सिचुएशन आ जाती है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो शॉर्टफॉल हो सकता है। और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी हमें हंगर के लिए जूझना पड़ सकता है, क्योंकि प्रॉपर जो प्रोडक्शन होना चाहिए था फूड का, ड्रॉट या फ्लड की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी की पूरी क्रॉप, तो इसलिए जो फूड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ का मतलब है आर्थिक जो क्राइसिस आते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, रिड्यूस्ड इनकम हो सकता है एक कारण, और अदर कि भाई आप फूड्स को अफोर्ड कर पा रहे पर फैमिली कितना फूड आप अफोर्ड कर पा रहे, दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। पुअर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अनदर बिगेस्ट चैलेंज। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ हंगर। इसमें सबसे पहला जो हंगर का आता है वो आता है हेल्थ के ऊपर। तो आप अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे तो आप गंभीर समस्याओं से गुजर सकते हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी आदि से ग्रसित हो जाना, ठीक है। जैसे कि दूसरा, जैसे कि एक बच्चा है कि अपने मान लो कि वो उसकी एज तो ग्रो कर रही है लेकिन उसका वेट उस अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले जो कारण आते हैं देखने को, वो एक चैलेंजिंग कॉजेज़ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखने को हमें मिलता है कि एक एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पा रहा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो पा रही, और आर्थिक विकास में ये बहुत बड़ा बाधा बन जाती है। फिर आता है सोशल अनरेस्ट में, फूड स्कैरसिटी कैन लीड टू द सोशल टेंशन, प्रोटेस्ट एंड इवन कन्फ्लिक्ट। सो एजुकेशन है, एजुकेशन दैट इज हंगर अफेक्ट्स द चिल्ड्रन एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड परफॉर्म वेल इन स्कूल्स, इम्पैक्टिंग देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इसके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? तो प्रावधान इसके लिए किए जा सकते हैं कि आप जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जाए, ठीक है। और दूसरा कि इसमें जो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है थ्रू द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ वो चलाया जाए। और इसी तरह से अगर किसी तरह का कोई टेंशन है, कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, उसको रिजॉल्व टाइमली किया जाए। और इसी तरह से जो क्लाइमेटिक बेसिस पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमें, ठीक है, जैसे कि टाइम पे मानसून का ना होना आदि, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट है दैट इज़ कि ग्लोबल लेवल में हंगर से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो इसके लिए जो हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, गोल नंबर 2, वो स्पेशली फोकस करता है कि भाई हमें ग्लोबली हंगर को रिड्यूस करना है। उसी तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बेसिस पे भी इसमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं ताकि गरीबी से बाहर निकला जा सके, भुखमरी से बाहर निकला जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट आल्सो ensuring द प्रॉपर फूड सिक्योरिटी टू ऑल द सिटीजन। तो ये था हमारे आज के टॉपिक। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा आपका सिविल सर्विस माय ड्रीम जॉब। ये सारा इकट्ठा ही लिखा है। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू टू वॉच दिस सेशन।